गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 कृषि विज्ञान। खाद्य उर्वरकों में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ग्रीन मैन्योर के बारे में, और उसमें एक पॉइंट ये रह गया था कि हरी खाद का प्रचलन कम होने के क्या कारण है। तो आइए जानते हैं। देखिए, हरी खाद बोने से एक फसल का नुकसान होता है, यानी आपको अगर खेत के फसल चक्र के बीच में हरी खाद लगा रहे हैं तो आपको एक फसल का टाइमिंग लेट होने के कारण नुकसान होता है। ठीक है। दूसरा, किसानों के पास खेत का आकार छोटा होने के कारण हरी खाद बोने की अपेक्षा किसान कम कम अवधि में तैयार होने वाली कोई दूसरी फसल लेना पसंद करते हैं। तीसरा, सिंचाई के साधनों की कमी के कारण भी किसान हरी खाद की फसल नहीं बो पाता। फिर, उर्वरकों की आसानी से उपलब्ध ना होना। हरी खाद की अपेक्षा उर्वरकों से अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। किसान को बीज यंत्र आदि समय से उपलब्ध नहीं हो पाते। वर्षा की कमी भी एक कारण है। पशुओं के लिए चारे की कमी, अतः किसान या तो चारे वाली फसल बोता है अथवा इन फसलों का चारों के रूप में प्रयोग कर लेता है। बहुफसली या सघन खेती अपनाने के कारण हरी खाद के लिए खेत खाली नहीं रह पाते तथा किसानों में हरी खाद से संबंधित जानकारी का अभाव है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हरी खाद का प्रचलन कम रहता है। ठीक है। आगे देखिए, शैवाल। शैवाल क्या है? देखिए, शैवाल सूक्ष्मजीव वनस्पति है जो वनस्पति जगत के थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसमें जड़, पत्ती, फूल, फल इत्यादि नहीं होते, बल्कि इसकी संरचना थैलस के रूप में एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होती है। बहुकोशिकीय शैवाल कोलोनियम तथा तंतु युक्त होती है। शैवाल की अनेक किस्में जैसे लाल, हरी, भूरी आदि होती हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ब्लू ग्रीन एल्गी का विशेष महत्व है। ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ मिलती है? आपकी जो राइस के फील्ड हैं, आपके धान के खेत है, उसमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। इसकी कोशिकाओं में नीला हरा रंजक होता है, जिससे इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है। इसी कारण इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसकी कोशिकाओं में केंद्रक खुला रहता है, इसलिए यह बैक्टीरिया से काफ़ी मिलता जुलता है। इसके तंतुओं के चारों ओर लाल लाल लसलसा गाढ़ा पदार्थ होता है, जो विभिन्न प्रतिकूल दशाओं में भी शैवाल को अच्छी वृद्धि करने में सहायक होता है। इसमें नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम होता है। देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम होता है, जिसकी उपस्थिति में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली क्या करते हैं? आपके जो एटमोस्फियर की, वातावरण की नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम होता है। नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल वातावरण की नाइट्रोजन की धान के पानी भरे खेतों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वातावरण की नाइट्रोजन को धान के पानी भरे खेतों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा सौर ऊर्जा को कार्बन संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संचय करती है। इसके अलावा ये तीन हरित शैवाल पौधों में विटामिन तथा वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले पदार्थों का स्त्राव करते हैं। इससे मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता और फर्टिलिटी यानी उर्वरता में सुधार होता है। इसको खेत में 3-4 वर्ष तक लगातार प्रयोग करने के बाद फिर पुनः खेत में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कई प्रकार की होती है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, सेलोथ्रिक्स, ओटोसिरा एवं टोलिथ्रिक्स आदि मुख्य हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखती हैं। इन प्रजातियों का कल्चर तैयार करके धान के खेतों में प्रयोग करते रहते हैं, जिससे धान की उपज में 15% वृद्धि होती है। अब ये देखिए, ये कुछ ऑयल केक्स के बारे में है। अब यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के बारे में पढ़ते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों एवं गोबर को एक उचित वातावरण में रहकर खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार की तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जैविक खादों में वर्मी कंपोस्ट का प्रमुख स्थान है।
वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार होती है? आपकी केंचुओं से तैयार होने वाली उत्तम जैविक खाद है। केंचुओं को किसान का मित्र या हलवा भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, शहर तथा रसोई के कूड़े कचरे को पुनः उपयोगी पदार्थ में बदलने तथा प्रदूषण को कम करने की एक प्रभावशाली विद्या है। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका केंचुओं की होती है। एक विशेष प्रकार की केंचुए की प्रजाति द्वारा कार्बनिक जीवाश्म पदार्थ को विघटित करके सड़ाकर यह खाद तैयार की जाती है। यही केंचुए केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुए भूमि की अंतर सतह पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों व अवशेषों को खाकर उपयोगी खाद में बदलते हैं। इस प्रकार केंचुए पोषक तत्वों को जटिल रूप को सरल रूप में बदल देते हैं, जिससे यह पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। प्रति 0.40 हेक्टेयर 1 लाख केंचुए प्रतिदिन 500 किलोग्राम और वर्ष में 18 से 20 टन यानी 180 से 200 कुंटल कंपोस्ट खाद बनाते हैं। एक दिन में 1 किग्रा केंचुए लगभग अपने भार के बराबर खाद तैयार करते हैं। एक केंचुआ एक वर्ष में लगभग 250 ग्राम खाद का निर्माण करता है। ठीक है, ये कुछ डाटा था। अब देखिए, केंचुए भूमि को पोली बनाते हैं यानी पोरस बनाते हैं। केंचुए भूमि के अंदर आधे मीटर से 2 मीटर तक की गहराई में रहते हैं। ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सड़ी गली पत्ती, बीज तथा मिट्टी को खाते हैं और मलद्वार से बाहर निकालते हैं। केंचुए के शरीर से छोड़ा गया मल बहुत उपजाऊ होता है। वर्मी कंपोस्ट में देखिए नाइट्रोजन कितना होता है, इंटू 2.1 से 2.6%। फास्फोरस होता है 1.5 से 1.7%। और आपका पोटास 1.4 से 1.6% होता है। अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व एवं गौण तत्व भी होते हैं। इस प्रकार केंचुआ खाद में समान खाद से 5 गुना अधिक नाइट्रोजन, 7 गुना अधिक फास्फोरस और 11 गुना अधिक पोटास होती है। अतः केंचुए मृदा की संरचना एवं उसकी पोषकता बढ़ाने में अधिक सहायक होते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी है? पहला, कृषि फसल अवशेष। केंचुआ खाद के लिए पौधों के डंठल, पुआल, भूसा, गन्ने की खोई, पत्तियां, खरपतवार, मक्का कुंड, छिलका, मक्का पेड़, बायोगैस अवशेष, गोबर आदि। ये तो है कृषि फसल के अवशेष। दूसरा, घरेलू तथा शहरी कूड़ा कचरा, फलों के छिलके अवशेष, सब्जियों के छिलके अवशेष, सब्जी मंडी में जो कचरा होता है, भोजन के अवशेष, ये भी आपका यूज कर सकते हैं कार्बनिक पदार्थ में। कृषि उद्योग से देखिए, चीनी मिल, धान मिल, वनस्पति तेल मिल, शराब उद्योग, जो बीज प्रोसेसिंग संयंत्र होते हैं, खाद प्रोसेसिंग उद्योग होते हैं, और नारियल उद्योग के अवशिष्ट पदार्थ। केंचुए की प्रजातियां, इसमें प्रमुख प्रजातियों के रूप में इसेनिया फोटिडा तथा यूड्रिल्स यूजिनी, इसोनिया फोटिडा तथा यूड्रिल्स यूजिनी, ये दो केंचुए की प्रजातियां हैं, इसेनिया फोटिडा और यूड्रिल्स यूजिनी, जिन्हें केंचुए की लाल प्रजाति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पेरिचेरिनिरस, एक्स वेक्टस, लैम्पिटो, माओरिटी डाविए, कलेवी तथा डिगोगास्टर बोलाई प्रजातियां भी हैं जो कंपोस्ट में प्रयोग की जाती है, परंतु यह लाल केंचुए से कम प्रभावी है। तो मुख्यतः प्रजाति याद रखिएगा दो, इसेनिया फोटिडा और यूड्रिल्स यूजिनी। ठीक है, केंचुआ खाद बनाने की विधि क्या है देखिए। सबसे पहले आप 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, 70 से 80 सेंटीमीटर चौड़ी और तथा सुविधा के अनुसार लंबी क्यारियां बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद सबसे नीचे 10 सेंटीमीटर मोटी कार्बनिक पदार्थों की परत अथवा घास फूस की तह बिछाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर मोटी कम गली सड़ी गोबर की खाद की तह लगाएंगे और इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर की अधगली घास की तह बिछाएंगे। फिर पुनः गोबर की तह लगाएंगे 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी। इसके बाद केंचुए का कल्चर यानी 1000 केंचुए प्रति वर्ग मीटर डालें। कुछ ही समय में केंचुए गोबर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके उपरांत अधगली घास और गोबर की तहें एक के बाद एक दूसरे पर बिछाते जाएं जब तक कि क्यारी की ऊंचाई 60 से 75 सेंटीमीटर ना हो जाए। ठीक है, क्यारी पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहें ताकि नमी 40 से 50% से कम ना हो पाए। केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खाकर वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। गर्मियों में 40 से 50 दिनों व सर्दियों में 70 से 80 दिनों में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है।
कचरे को सप्ताह में 2 बार पलटने की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट को केंचुओं से अलग करने से पहले पानी छिड़कना बंद कर दें एवं ऊपरी सतह को सूखने दें। ठीक है। ऊपर की मोटी घास को बटोर कर अन्य क्यारी में डाल देनी चाहिए। फिर उसके बाद नीचे से केंचुए अलग करके कंपोस्ट को छान लीजिए। छलनी होती है उससे छान लीजिए। छानी गई कंपोस्ट को खुली जगह में 10 से 15 दिन तक नमी वाले स्थान पर रखिए और उसके बाद छानी गई अब छानी गई जो खाद होती है वो किस तरह होगी, जो बारीक चाय पत्ती होती है उसकी तरह दिखती है। ठीक है। सावधानियां देखिए, सर्वप्रथम जो क्यारियां बना रहा है उसे छाया में बनाइए, क्योंकि धूप लगेगी केंचुओं को तो केंचुए मर जाएंगे। अब पानी रुकने से भी केंचुओं की वृद्धि नहीं होती, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पानी ना रुके लेकिन नमी बनी रहे। केंचुए और वर्मी कंपोस्ट क्रिया के लिए 40 से 50% नमी अवश्य बनाए रखिए। ताजे गोबर का प्रयोग बिल्कुल मत करिए कि बिल्कुल ताजा गोबर है उसका यूज ना करिए। आधा सड़ा गोबर हो जिसमें से गर्मी निकल गई हो, आधा सड़ गया हो, और गीला व ठंडा वनस्पतिक कचरा केंचुए के भोजन के रूप में प्रयोग करें। अब क्या करते हैं, कई बार क्यारियों को नेट से ढक दिया जाता है या इसमें वायर की मेश लगा दी जाती है ऊपर से, ताकि जो बर्ड पिकिंग ना हो, यानी जो चिड़ियां आती हैं वो बीन बीन के आपके केंचुओं को ना खा जाए या चूहे ना खा जाए। ठीक है। अब पोषक तत्वों की मात्रा देखिए। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन लगभग आपका 1 से 1.5%, फास्फोरस 1.5% तथा पोटास 1.5% होता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्वितीयक तथा सूक्ष्म तत्व भी मौजूद होते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं इसका, इसका प्रयोग आप खेती में किसी भी प्रकार की खेती में कर सकते हैं। ठीक है। सब जैसे धान की फसलों, तिलहन और सब्जियों के लिए 5 से 6 टन यानी 50 से 60 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के पहले इसे खेत में बिखेर कर जुताई करके इसमें भूमि मिला देना चाहिए। फलदार वृक्षों में देखिए 200 ग्राम प्रति पौधा तथा घास के लॉन में 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से मिलानी चाहिए मिट्टी में। लाभ क्या है, देखिए केंचुए गंदगी फैलाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को खाकर उसके लाभदायक ह्यूमस में बदल देते हैं। केंचुए जमीन को दिन रात लगभग 3 मीटर तक पोली करते हैं। इससे भूमि में जल ग्रहण क्षमता और एरेशन बढ़ जाता है। वायु संचार में सुधार होता है भूमि में। मृदा के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। केंचुए की कंपोस्ट में गोबर की खाद से 3 गुना नाइट्रोजन व फास्फोरस एवं दुगना पोटास होता है। इसके अलावा जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट, बोरान की मात्रा पाई जाती है। अब वर्मी कंपोस्ट से खेती लाभकारी हो जाती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।